नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे साथ जिन्हें देख रहे हैं वो हैं डॉक्टर अमित सिंह। इन्होंने नीचे अपना परिचय नहीं दिया है, लेकिन आप इनको जानते हैं, हमारे साथ देख चुके हैं। डॉक्टर अमित जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं, बड़े जानकार हैं। और इनसे आज हम भारत सरकार की विदेश नीति पर जवाब तलब करेंगे कि ये कैसा प्यार चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, कि मध्य पूर्व के देशों में करीबन दर्जन भर देशों से उनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। वह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 वर्षों में मध्य पूर्व के देशों में दर्जन भर से ज्यादा, कई देशों की तो वह 2 से ज्यादा बार, 3 बार तक यात्रा कर चुके हैं। जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान जा चुके हैं, कुवैत जाने वाले वो 43 साल के बाद पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहाँ उनके सिपह सालार संभल में मंदिर निकाल रहे हैं, मूर्तियां खोज रहे हैं, यहाँ फांसीवाद चरम पर है। खैर, हम अमित जी विदेश मामलों के जानकार हैं, तो हम उसी पर रहेंगे। कैसे पूरी यात्रा को देख रहे हैं, कुवैत यात्रा को, और उसके बाद हम विदेश नीति के अन्य आयामों पर बात करेंगे। पहले कुवैत की पूरी यात्रा पर बात कर लें। 43 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा था और 2 दिनों की यात्रा बड़ी सफल बताई जा रही है। अमित जी। देखिए बात बिल्कुल सही है जो कि मोदी जी ने वहाँ पर भारतीय समुदाय को अपने भाषण में संबोधित करते हुए उन्होंने बोला भी कि भारत से कुवैत आने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ पे आने में 4 दशक से भी ज़्यादा लग गए। तो पिछले 43 साल में पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा। उससे पहले इंदिरा गांधी गई थी और उस समय संबंध ठीक-ठाक ही थे, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकारों का रवैया कुवैत के प्रति थोड़ा उदासीन ही रहा। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि भारत एक समय इराक के ज़्यादा समीप था या सद्दाम हुसैन के साथ था और सद्दाम हुसैन लगातार कुवैत पर चढ़ाई कर रहे थे, उन पे आक्रमण कर रहे थे। उस समय में भी भारत कहीं न कहीं इराक के साथ खड़ा हुआ नज़र आया, तो उसकी वजह से भी कुवैत के साथ संबंध थोड़े खराब हुए थे। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें धीरे-धीरे कांग्रेस की जो सरकार है, वो भारत से गायब होती गई और वाजपेयी जी आए और या फिर हम बोलेंगे उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव भी आए जो कि गांधी नेहरू परिवार से नहीं आते थे। तो थोड़ा-सा अलग रुख उस समय भी विदेश नीति में नज़र आया। वाजपेयी जी ने कोशिश की कि विदेश नीति को सही धरातल पर लाते हुए उसको प्रैक्टिकल बनाया जाए कि हमारे एलाइज़ कौन हैं। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बोला जाए तो ठीक-ठाक समय तक रही। 2004 में उन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। उस समय उन्होंने विदेश नीति में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो आज भी मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, क्योंकि बीच में 10 साल मनमोहन जी की भी सरकार आई थी, तो उसमें कुछ खास बदलाव भारत की वेस्ट एशिया नीति में नज़र नहीं आया, जो वाजपेयी जी ने स्टैंड लिया हुआ था। लगभग उसी के माध्यम से ही मनमोहन की सरकार चलती आई, क्योंकि वाजपेयी जी ने एक प्रो इज़राइल पॉलिसी भी रखी और इज़राइल के साथ हम लोगों ने संबंध अच्छे बनाए, क्योंकि उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन के साथ खड़ी रहती थी। वाजपेयी जी ने बोला कि नहीं, हम इज़राइल के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि इज़राइल और भारत अगर आपस में कोलैबोरेट कर लें, तो भारत और इज़राइल दोनों का ही बड़ा फ़ायदा है और मानवता का फ़ायदा है, क्योंकि तकनीकी रूप से इज़राइल काफ़ी आगे था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को भी ज़ोर दिया कि हम फिलिस्तीन का जो अ एस्टैब्लिशमेंट है या फिलिस्तीन राज्य या राष्ट्र की बात को भी उन्होंने माना और बोला कि भारत टू नेशन थ्योरी के माध्यम से इसका सॉल्यूशन चाहता है कि फिलिस्तीन भी रहे और इज़राइल भी रहे, जो कि भारत की विदेश नीति में एक चेंज था। उससे पहले हम लोग सिर्फ फिलिस्तीन की ही बात करते थे। मनमोहन जी भी लगभग मूक दर्शक बनते हुए उन्होंने इसी ही विदेश नीति को फॉलो भी किया।
2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो उन्होंने विदेश नीति में एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेते हुए, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर भारतीय विदेश नीति को नया रुख उन्होंने दिया है और एक नए मुकाम पर भारत के संबंध लगभग विश्व के हर कोने तक पहुँचे हैं। ये बात आपने सही कही कि क्योंकि एक समय था जब नरेंद्र मोदी जी को बोला जाता था कि ये तो हिंदुओं के नेता हैं और उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी मढ़े गए थे। हालाँकि जितने भी केस उन पर चलाए गए वो उससे बाइज़्ज़त बरी होकर आए। यहाँ तक कि जनता की अदालत में भी चाहे वो गुजरात हो या देश हो, तो लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि इंदिरा गांधी जी को भी ये तमगा नहीं हासिल हुआ था। नेहरू जी के बाद सबसे ज़्यादा देश पर प्रधानमंत्री के रूप में समय देने वाले नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो जितने उनके ऊपर आरोप लगाए गए वो मिथ्या साबित हुए और लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने सभी देशों के साथ संबंध सुधारे हैं। मुख्यतः ये जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, जो पूरी की पूरी मुस्लिम बेल्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री भी चलाते हैं, उनके साथ संबंध बिल्कुल ही एकदम बड़े ही उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और लगभग सभी देशों के साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है। उसमें कुवैत भी है। कुवैत में जब वो गए तो उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा भारतीय डायस्पोरा के लोग, प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनको भी उन्होंने संबोधित किया। मज़दूरों के साथ जो वहाँ पे कई भारतीय मज़दूरी करने जाते हैं, उनसे भी वो मिले, उनके साथ बैठकर गप्पे मारे, खाना भी खाया और कहीं न कहीं उन्होंने प्रवासी भारतीयों का एक कॉन्फिडेंस बहुत ही अगले लेवल पे पहुँचा दिया है। अब उन लोगों को ये लगता है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, जो उन्नति तरक्की कर रहा है और हमें किसी भी प्रकार की मुश्किलें होंगी, तो भारत हमारे साथ खड़ा है और पिछले 10 सालों में हमने ये दिखाया भी कि जहाँ भी राजनीतिक स्थिरता आई या कोविड की महामारी आई, वहाँ से हम लोगों ने पश्चिमी एशिया के देशों से भी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला भी है। और जी, भारतीय सॉफ्ट पावर का डंका लगभग पूरे विश्व में बज रहा है। वो कुवैत और गल्फ और पश्चिमी एशिया के सभी देशों में नज़र आता है। इसी वजह से पश्चिमी एशिया के एक देश में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर सामने आया। उसका भी उद्घाटन मोदी जी ने ही किया, जो कि विरले ही एक घटना है। तो यहाँ पे भले ही लोग संभल में पुराने मंदिर ढूँढ रहे हों, लेकिन मोदी जी के माध्यम से अब पश्चिमी एशिया के देशों में भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। कुवैत में भी वो 2 ऐसे स्कॉलर्स से मिले जिन्होंने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। तो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि कई ऐसे लोगों से भी वो मिले जो कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कुवैत में और उन्होंने योगा के बारे में बात की और कुवैत में योगा जो कि भारत की सॉफ्ट पावर का एक मुख्य बिंदु है, वो पहुंच रहा है। तो मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है मल्टी डायमेंशनल चल रही है, चहु और चल रही है और इसी माध्यम से मुझे लगता है पश्चिमी एशिया के देश उनसे बहुत प्रभावित हैं और चाहे पश्चिमी एशिया के लगभग सभी देशों ने अपने देश के उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान से उनको नवाजा भी है, जिसमें जी, फिलिस्तीन भी शामिल है। वो फिलिस्तीन जी, जब गए तो उन्होंने इज़राइल का एयर स्पेस नहीं यूज़ किया। जब वो फिलिस्तीन गए तो सिर्फ फिलिस्तीन गए, जब इज़राइल गए तो सिर्फ इज़राइल गए। तो मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी में बैलेंसिंग अगर किसी को सीखना है तो वो नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन विपक्ष का कहना है खास तौर से जो कांग्रेस मतलब अब हालांकि उस पर विवाद चल रहा है कि उस गठबंधन का मुखिया कौन है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस ही है। हालांकि ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव तक ने कई बार सवाल उठा लिए हैं, यह लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये मानना है, एक सेफ शब्द ले लेते हैं विपक्ष। विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी घर में यानी देश में तो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, एक फांसीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण यूपी की सबसे फांसीवादी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में जाते हैं, उनसे
बहुत बढ़िया व्यापार करके आते हैं, बहुत बढ़िया ट्रीटीज़ साइन करते हैं, उनसे उनके देश का सर्वोच्च सम्मान झटक के ले आते हैं, वहाँ मंदिर बनवा लेते हैं, रामायण महाभारत की अरबी अनुवाद करवा लेते हैं और यहाँ इस तरह की नीतियाँ अपना रहे हैं। हालाँकि आप विदेश नीति के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको विदेश और देशी दोनों नीतियों के संदर्भ में नरेंद्र मोदी की क्या नीति चल रही है, उस पर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपक्ष पिछले कुछ सालों से उनकी हालत बिल्कुल वही हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि विदेशी धरती से भी उनको हमारे जो विपक्ष है उनको कुछ खास समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा था कि मोदी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो ये मुस्लिम राष्ट्र भारत का बहिष्कार करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बल्कि अगर बोला जाए तो मुस्लिम राष्ट्र जो हैं पश्चिमी एशिया के देश, यहाँ तक कि इंडोनेशिया भी, वो मोदी जी को बिल्कुल सर आंखों पर बैठा रहे हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं, या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लिए हैं, तो उसमें भी पश्चिमी एशिया के देशों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की है। और अब खुलकर, क्योंकि भारत में ये जो अपोजिशन है वो सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम करते हैं और उसके माध्यम से उनसे सिर्फ वोट ले लेना चाहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से कांग्रेस की ही सरकार देश में रही, लेकिन मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। पिछले 10 साल या 11 साल ही अगर हम बात कर लें, तो देश में क्या कोई बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ? बिल्कुल नहीं। जबकि कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई साल ऐसा नहीं जाता था कि जब इस प्रकार के हमले ना हों। तो उन्होंने सिर्फ एक झूठा शगुफा चला हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देश 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है तो उसमें स्टार्टअप का भी बहुत योगदान है। और अगर आज देश में 100 स्टार्टअप चल रहे हैं, मैं एक ऐसे ही रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको बस उदाहरण के लिए, कई स्टार्टअप शुरू हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उनमें कई ऐसे स्टार्टअप भी हैं अच्छे खासे, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। उनको भी अच्छी खासी सरकारी मदद नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से मिल रही है। कई ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय भी उठा रहा है। परेशानी ये है कि अगर ट्रिपल तलाक की बात होती है या धारा 370 की बात होती है या सीएए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और हिंदू हैं, अगर उनको अधिकार देने की बात भाजपा सरकार या मोदी जी करते हैं, तो देश का विपक्ष उसको पचा नहीं पाता है। वो मुसलमानों में डर बनाता है कि देखिए आपके खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है भारत में भी मुसलमान अब थोड़े समझदार हुए हैं और वो विपक्ष की इस राजनीति में अब ज्यादा नहीं उलझते हैं। लेकिन अभी भी काफी ऐसे लोग हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, जो उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को पश्चिमी एशिया के देशों से सीख लेनी चाहिए, इंडोनेशिया से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया कई बार ये बोलता है कि हमने अपना धर्म बदला है, संस्कृति नहीं बदली है। भारत में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपना धर्म बदला है, संस्कृति हम सभी लोगों की एक है, जो कि पश्चिमी एशिया के देश भी मानते हैं। और इसी वजह से भारत के ही इनिशिएटिव के माध्यम से I2U2, जिसमें इजराइल, इंडिया, यूएस और यूएई भी एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यहाँ तक कि G20 में भी जो हमने चीन का जो सिल्क रूट वाला जो स्ट्रैटेजी था उसको लगभग काउंटर करते हुए जो एक नए रूट का मिडिल ईस्ट कॉरिडोर टू यूरोप की बात की है, तो वो भी एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिक मूव है भारत का। और उसको लेके यूरोप के देशों में और मिडिल ईस्ट के देशों में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है। नए नए कोलैबोरेशन हो रहे हैं, वेंचर हो रहे हैं, क्योंकि अब पश्चिमी एशिया के देश इस्लामिक कट्टरपंथी चोला उतार कर उन्होंने फेंक दिया है। वो योगा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो दूसरे धर्मों की फिलॉसफी से भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो अरबी भाषा में रामायण और महाभारत का जो अनुवाद हुआ है
वो पश्चिमी एशिया के देशों की खुद की पहल के माध्यम से हुआ है, क्योंकि अब वो पढ़ना चाहते हैं कि दूसरे जो धर्म हैं, उनकी जो कुछ अहम किताबें हैं, उनमें जीवन जीने की कला के बारे में कुछ नई बातें लिखी गई हैं, जिससे हमें सीखना चाहिए। क्योंकि कई बार देश में जो असदुद्दीन अवैसी जैसे माहौल बनाते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। लेकिन पश्चिमी एशिया के देश योगा भी कर रहे हैं, रामायण महाभारत भी अपनी ज़ुबान में लिखकर अब पढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से भारत के साथ एक अलग ही सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामरिक रिश्ता बना रहे हैं, तो वो एक काबिल-ए-तारीफ़ है। लेकिन विपक्ष और मुसलमानों की झूठी राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जो मुझे जी, लगता है ये सारी चीज़ों को पचा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से वो मोदी सरकार के खिलाफ या उनकी विदेश नीति के खिलाफ ऊल-जलूल बकते रहते हैं, क्योंकि धारा 370 भी जब उसको निरस्त किया गया तो जी, तथाकथित लोगों की ही ऑटोनॉमी पर आघात हुआ था। आम मुसलमान वहाँ पर बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वहाँ पर दलितों को, ओबीसीओ को, गुज्जर बकरवालों को, महिलाओं को उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले हैं। और इसी का नतीजा है कि कश्मीर में अब उन्नति, तरक्की इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी, जम्मू और कश्मीर के लोग भी अब कहते हैं कि हम भारत के साथ ही जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान ने एक बार फिर से ये आवाज़ मुखर हो गई है कि भारत हमें अपनी शरण में ले ले, हमें इस भूखमरे देश पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। पाकिस्तान को भी ये भारत की ही कूटनीति का नतीजा है कि अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ओआईसी के देश, पश्चिमी एशिया के देश अब बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। वो ये मानते हैं कि आप एक भिखमंगे राष्ट्र हैं, जो हर वक़्त कटोरा लेके हमारे सामने आ जाते हैं। अब आप हमारे साथ जुड़कर हमारा नाम बदनाम मत कीजिए। हमें उन्नति करनी है, तरक्की करनी है और हमें 50 साल आगे की सोचनी है। कुवैत के आमिर भी वही कर रहे हैं। यूएई के जो नेता हैं, जो सर्वोच्च परिवार है, वो भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा है कि इज़राइल और हमास के युद्ध में भी मुस्लिम राष्ट्र संयम से काम ले रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि विवाद का निपटारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसलिए हमास को या फ़िलिस्तीन के चरमपंथियों को वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है गल्फ कंट्री से या सुन्नी बहुल राष्ट्रों से। जो भी समर्थन मिल रहा है वो शिया मुल्क राष्ट्रों से मिल रहा है या शिया ग्रुपों से मिल रहा है, लेकिन उन्होंने भी अब मुँह की खाई है। तो मुझे जी, लगता है कि कहीं न कहीं भारत की राजनीति के माध्यम से या मोदी जी की राजनीति के केंद्र के माध्यम से पश्चिमी एशिया के देश की विदेश नीति भी बदल रही जी। है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित। अ, आप लोग देख रहे होंगे दर्शकों कि अमित जी को ठीक-ठाक खाँसी है, लेकिन इसके बावजूद ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है कि उन्होंने इस जटिल विषय को हमें इतने आसान शब्दों में समझाया और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस विषय पर मैं नहीं जानता हूँ, मैं उस विषय के विशेषज्ञों को ही लाऊँ और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब इस विषय पर बात हो रही है, तो अमित जी को मैंने कहा कि आप आइए और आप हमें समझाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर अमित। व्यालोक वाणी के धन्यवाद दर्शकों, आपके श्रोताओं दर्शकों से माफ़ी कि मेरा गला थोड़ा खराब था। कोई बात नहीं। व्यालोक वाणी के दर्शकों, श्रोताओं इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह हम पर बनाए रखिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा-सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।